नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सचिव श्री श्वेता शालिनी जी से और उनसे हम चर्चा करेंगे आने वाले बीएमसी चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या जो भी है, उनको सचिव पद से जो जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह उसको रणनीति बनाई है, हम उनसे बात करेंगे। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपका अभिनंदन कि आपने मुद्दा आपका इतना बहुत सुंदर नाम है और मुझे उम्मीद है कि चैनल भी उतनी ज़ोर से चलेगा जैसे मुद्दाएं चलते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। शालिनी जी, मैं आपसे पहला सवाल तो यही करूंगा मुद्दा भारत में कि आपको जो सचिव पद की जो जिम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र प्रदेश में, आप उसको लिए क्या रणनीति बनाई है, किस तरह का लोड आपके ऊपर दिया गया, या आप उसको आप तो नई नहीं है इसमें, अपने प्रवक्ता भी रह चुके हैं महाराष्ट्र की इसके पहले, तो किस तरह का जिम्मेदारी आपने सोचा है? देखिए, ऐसा है, हमारे पक्ष में ये बात बहुत क्लियर रहती है हर कार्यकर्ता को कि आपको चाहे किसी भी पद पे आपको कोई भी पद दिया जाए, आप कार्यकर्ता ही रहते हैं जी। इस पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में सबसे कार्यरत जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे माननीय अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उनकी टीम में काम करने का मौका मिल रहा है। और उस समय में जब अभी लगभग 23 चुनाव जी, हर स्थानीय निकाय के चुनाव जो हैं, जितने कॉरपोरेशंस आप देखें वो सारे कॉरपोरेशंस अब आने वाले समय में हैं। इस समय में ऐसी जिम्मेदारी यदि मेरे ऊपर दी गई है तो चंद्रकांत दादा पाटिल और पक्ष के मन में ज़रूर, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे जिम्मेदारी मिलने से ये कॉम्प्लीमेंट भी है कि कहीं ना कहीं हम नीचे उतर के कुछ काम कर सकते हैं। ये पूरे समाज के लिए कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है इस चुनाव में, और ख़ासकर एक महिला होकर ये सारे महिलाओं के लिए कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ऐसी महिला जो इंडिपेंडेंट बैकग्राउंड से आती है, मैं बहुत सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, राजनीति में कोई माई बाप नहीं है, तो ऐसे समय में अध्यक्ष जी का मेरे ऊपर जिम्मेदारी देना एक विश्वास जागृत करता है हर कार्यकर्ता में कि यदि हम मेहनत करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपका एक्सप्रेशन खुद बता रहा है, आप काफ़ी बड़ी रणनीति लेके मैदान में उतरी है और आगे भी रहेंगी। तो जिस तरह से बीएमसी चुनाव है, इसके बाद अगल बगल में टीएमसी भी है, नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, तो क्या लगता है कि अभी जैसे कि बीएमसी में अपना भाजपा की सत्ता नहीं है, ठाणे महानगर पालिका में भी सत्ता नहीं है, नवी मुंबई महानगर पालिका में भी अभी गणेश ताई जी आए हैं अपने पार्टी में, तो वो नहीं बोल सकते कि उनकी सत्ता है, तो क्या लगता है कि इसको चेंज लाने के लिए आप किस तरह मतलब प्रयास करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, अगर आप आज का समय देखें तो चाहे आप बीएमसी देख लें, बीएमसी में हमारे पास लगभग 82 कॉरपोरेटर्स हैं और एक समय ऐसा था जहां पर ये निर्णय लिया माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कि हम जानबूझकर सत्ता नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सही बात, और हम विपक्ष में बैठेंगे ताकि हम जो सत्ता में हैं उनके दुर्कामों को, या फिर आप करप्शन कह दें, या आप जितने भी जैसे दुष्कर्म हैं उनको जागृत कर सकें। पोल खोल चालू भी हो गया है। बिल्कुल, तो अगर आप देख रहे हैं तो हम हर वार्ड में जाकर पोल खोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 30 सालों से जिस व्यक्ति के हाथ में, जिस पक्ष के हाथ में सत्ता है, उसका कितना दुरुपयोग हुआ है जी। दूसरी बात, अगर आप देखें तो आज चाहे आप पंढरपुर का चुनाव देख लीजिए, या फिर जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी देवेंद्र फडणवीस जी की और भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में रहते हुए भी बढ़ी है जी। और बहुत अनेकों कारण हैं इसके। सबसे बड़ा कारण ये है कि महाविकास अघाड़ी बिल्कुल ही महाविनाश अघाड़ी बनके जनता के समक्ष आई है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने विचारधारा को छोड़ देते हैं, और शिवसेना ने भी विचारधारा तो छोड़ दी, हिंदुत्व को छोड़ दिया, लेकिन कोविड के नाम पर जब जनता त्रस्त थी, तब आप जब भ्रष्टाचार करते हैं और उनकी जेब से पैसे निकाल के लेते हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं, कोरोना के नाम पे भी करप्शन किया, बिल्कुल, तो इसीलिए तब जनता आपसे घृणा करने लगती है। तो अब हमने देखा है कि केवल मात्र इस घृणा को हमें बदलाव इस चीज़ में लाना है कि किस प्रकार हम अच्छे कैंडिडेट उतार सकें, और अच्छे कैंडिडेट
को अच्छे मैनिफेस्टो के साथ देवेंद्र फडणवीस जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ चंद्रकांत दादा पाटिल यही एक ध्येय लेके चल रहे हैं कि किस प्रकार मोदी ने जो डेवलपमेंट सब तरफ दिखाया है, योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में दिखाया है और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा मौका दिया है। वैसे ही जो काम देवेंद्र फडणवीस जी ने अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा करने के लिए दोबारा जनता हमें मौका दे। लेकिन एक और चीज़ बोलना चाहूँगी श्याम जी, देखिए जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि ये तीन पक्ष मिलकर चुनाव होने ही नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये ना बोले कि भाई अब चुनाव करवाना ही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही डेट देगी कि भाई बिल्कुल देगी, देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों को इस बात का ज्ञान है कि ये बहुत ही बुरी तरीके से और औंधे मुंह के बल गिरने वाले हैं और जनता गिराने वाली है, क्योंकि जनता सब देखती है, माफ़ कतई नहीं करती। बिल्कुल नहीं। और आज आप विचारधारा छोड़ दें, बाकी सब विकास के काम छोड़ दें, लेकिन जब आप जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, उनको गुमराह करते हैं, कल आप कह रहे थे भाई हम संभाजी नगर नाम बदल देंगे, और आप ही नहीं, आपके हिंदू हृदय सम्राट के समय से ये विषय आता है। अब अचानक आप जनता के सामने आकर कहते हैं कि ये तो विषय कभी था ही नहीं, जरूरत भी नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं है। जब आप आकर विपक्ष स्वयं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठकर जब आप आते हैं और मखौल उड़ाते हुए विपक्ष के नेता को ये कह देते हैं कि शायद आपकी वजन से बाबरी मस्जिद गिरी होगी, तो जनता आपको देखती है कि आपका स्वभाव कितना हल्का है और हल्का करके रखती है। मतलब ये चाहेंगे नहीं चुनाव हो और 10 साल तक महापौर इनका ही बना रहे बिना चुनाव का ही। बिल्कुल ये यही चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हारना ही है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात श्याम जी क्या है, ये तीन लोग आपसी मतभेद छुपाकर ऊपर तो बैठ गए हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, लेकिन नीचे कार्यकर्ता जो है उसके अंदर इतना अनसैटिस्फाइड कार्यकर्ता है कि जब ये नीचे चुनाव के लिए उतरेंगे तो ये आपसी मतभेद में ही कार्यकर्ता माना जाएगा, इसीलिए कभी चाहेंगे ही नहीं कि चुनाव हो। जी बिल्कुल। चुनाव के फिलहाल आपने इसके लिए रणनीति बनाई है, जैसे कि देखिए रणनीति बहुत क्लियर है, चुनाव होने ही हैं और हम सुप्रीम कोर्ट PIL के माध्यम से ये चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो जाए। देखिए क्या है, विकास जो है ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन ये मेरा हक है जनता होते हुए। यदि एक सरकार नहीं बैठी है और वो विकास नहीं कर रही है तो वो मेरे हक को मार रहे हैं। आप महिलाओं के बारे में पूछ रहे थे, देखिए क्या है, 50% आज महिलाओं का रिजर्वेशन है कॉरपोरेशन में। आप यदि देखें तो महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से चल रही हैं, लेकिन वो नीचे तक पहुंच नहीं रही हैं, क्योंकि उसको पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार बीच में बिल्कुल सो रही है। कोविड के इसमें देख लें अगर आप, तो वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आई, लेकिन अगर आप कितनी वैक्सीनेशन बर्बाद हुई इसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में ही बर्बाद भी हुई, क्योंकि जो प्लानिंग आपको नीचे तक वैक्सीनेशन पहुंचाने को लगती है और जितने वाइल्स जो हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन में लगते हैं वो इन्होंने किया ही नहीं। तो इसीलिए क्योंकि ये आपस में समन्वय कर ही नहीं पाते हैं, कोई भी ज़ीरो गवर्नेंस पे ये सरकार चल रही है, ज़ीरो गवर्नेंस। और आज यदि ये महाबकवास अगाड़ी ने कुछ दिया है तो सिवाय करप्शन, और देखिए ऐसा है जिस दिन इन्होंने तय किया कि हम नेशनल करप्शन पार्टी या नेशनल क्रिमिनल पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, कांग्रेस तो ऐसे ही हम सब कहते आए कि कांग्रेस, जनता कहती आई कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, यहाँ तक कि वहाँ उनके प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत ही होना चाहिए। जनता तो ठगा सा महसूस कर रही है, हमने आखिर वोट दिया किसको, पक्ष को दिया कि विपक्ष को दिया? इनको तो बिल्कुल ही नहीं दिया, इनको तो बिल्कुल, इन्होंने तो जनता का मैंडेट चोरी किया है। बिल्कुल। तो एक देखा जाए तो सरकार अपने सरकार बचाने में मस्त है और जनता त्रस्त है। तो
इसके आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, मुद्दा भारत में। जो अभी राज ठाकरे की जो अयोध्या यात्रा है उसको देकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रहा है। 6 जून को उनको पहुंचना है, उसके बाद फिर आदित्य ठाकरे भी जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से। तो ये क्या हो रहा है? आपको उसमें विरोध भी, उत्तर प्रदेश में बृजभूषण सिंह करके कोई है, वो विरोध भी जता रहे हैं कि राज ठाकरे पहले माफ़ी मांगें और राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय किए हैं। तो क्या लगता है ये सब क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था? राज ठाकरे को खासकर बीजेपी अपना सपोर्टिव इसमें पब्लिक जता रही है, भले बीजेपी ना माने, लेकिन पब्लिक ये जता रही है कि जान चुकी है कि बीजेपी जो है राज ठाकरे की सपोर्ट ले रही है। देखिए श्याम जी, देखिए एक चीज़ तय है, मैं स्वयं अयोध्या की हूँ और उत्तर भारतीय हूँ, बहुत सालों से महाराष्ट्र में हूँ और अब अपने आप को बहुत गर्व से महाराष्ट्रियन कहती हूँ। तो क्या उत्तर भारतीय समाज को, राज ठाकरे जी को उत्तर भारतीय समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। लेकिन ये माफ़ी, ये प्रायश्चित यदि वो जाके रामलला के सामने अपना सर झुका देंगे और उनसे भी माफ़ी मांग लेंगे तो ये हम मान लेंगे, क्योंकि हम रामलला को मानते हैं और पूरा उत्तर भारतीय समाज ये समझता है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित तब है जब आप रामलला के दरबार पहुंच गए और हम सब माफ़ कर देंगे। लेकिन अब आप ये भी देखिए, क्या राहुल गांधी को किसी ने मना किया? नहीं किया। क्या ममता दीदी को किसी ने मना किया? नहीं किया। ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई देवालय नहीं, राम मंदिर नहीं, शौचालय बनना चाहिए वहाँ पे, उन तक को हमने मना किया क्या? कतई नहीं किया। जो लोग कहते थे राम है ही नहीं, कांग्रेस ने कहा राम सबके हैं और अयोध्या का द्वार सबके लिए खुला है। बिल्कुल। अगर आप देखें, बृजभूषण जी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बृजभूषण सिंह जी जो हैं वो कैसरगंज के सांसद हैं। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने खुले हाथ से स्वागत किया है राज जी का। और अगर आप पूर्व सांसद को देखें, विनय कटियार जी, उन्होंने भी स्वागत किया है। और अब तो चंपत राय जी ने भी कह दिया है समिति की ओर से कि आप आइए, राम भगवान सबके हैं। तो मेरा मानना ये है कि अवश्य राज ठाकरे जी को प्रायश्चित करने का मौका अयोध्या को और श्री राम को अवश्य देना चाहिए। यानी राज ठाकरे को अपने राम जी के दरबार में जाके माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जो इश्यू है अपने आप आपने देखिए, हम संघ विचारधारा से आते हैं और हमें लगता है कि इस देश में, भारत देश में 2 ही प्रकार के लोग हैं। आज जो अपने आप को राम राज्य के विहीन सौंप चुके हैं आज, और दूसरे जो कल अपने आप को राम राज्य के विहीन सौंपेंगे। इसी 2 प्रकार के लोग भारतीय हैं और भारत में रहते हैं। जी बिल्कुल, विरोध नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, उत्तर भारतीयों को विरोध नहीं करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, महाराष्ट्र ने बहुत सारे उत्तर भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने ज़मीन पे जगह दी है, और वैसे ही हमें भी बाहें खोलकर हर उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए जो राम के शरण में आए। तो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो अभी इसमें अब दूसरा मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद का, जो काशी विश्वनाथ जी का जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने उसका अभी भी उद्घाटन किया, उसकी जस्ट बाद जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या फैसला होना चाहिए? तो फैसला बहुत सामान्य है। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जी। ये मस्जिद का नाम हो ही नहीं सकता है जी। बिल्कुल, ये बहुत सालों से तय था। दूसरी चीज़, औरंगज़ेब जो था, यदि आप देखें और पुराने समय में अगर आप औरंगज़ेब का लेटर हेड देखेंगे तो उसके ऊपर टर्किश स्टैंप था। तो वो तो बाहर से, तुर्की से आया था, वो अपने आप को तुर्की समझता था। तो इसीलिए आप ये समझिए कि ये मुद्दा भारत का है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे भारतीय मुसलमान जो हैं, इसको अपना मुद्दा, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं। औरंगज़ेब ने, अगर आप देखें तो 4.6 मिलियन भारतीयों को मारा। इतने पे ही हिटलर को बदनाम किया पूरे विश्व भर में जी। क्योंकि इतनी मौतों का जिम्मेदार हिटलर भी था। फिर हम कैसे, हमारे यहाँ के कुछ लोग औरंगज़ेब को अपना हीरो या अपना बाप मान सकते हैं? वो भारतीय हो ही नहीं सकते। जो औरंगज़ेब के सर के
के नाम के ऊपर या उसके मज़ार के ऊपर सर झुकाएं या उस पर चादर चढ़ाएं, वो भारतीय कतई नहीं है। और इसीलिए चढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल वो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब लोग मरे, जब उसने सरेआम कत्लेआम किया, आप ये देखिए कि वो एक टायरेंट था, उसने हर मंदिर को तोड़ा है। और आप देखें, चाहे वो जामा मस्जिद हो या अनेकों मस्जिद, उस मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे अनेकों भगवान की मूर्तियों को तोड़कर उस सीढ़ी के नीचे लगाया गया, रखा गया, ताकि जब लोग मस्जिद में जाएं तो उस सीढ़ी पे पैर रख कर जाएं। तो जिसने हमारा इतना अपमान किया, यदि आप ज्ञानवापी में भी देखें तो हमारे बाबा कहाँ मिले हैं? बाबा वजू खाना में मिले हैं, जहाँ पे आप अपने पैर धोते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसल्ट। और क्यों करते थे ऐसा? देखिए, मुगल बाहर से आए और वो आए, उन्होंने सबसे पहले क्या तोड़ा? तो हमारा जो धैर्य था, जो हमारा फेथ था, हमारी आस्था थी, उसको तोड़ने की कोशिश की ताकि हम हिल सकें। अब आज के भारतीयों को यदि ये समझ में नहीं आएगा कि हमारी आस्था जो है वो जितनी बुलंद होगी उतना हमारा आत्मविश्वास बुलंद होगा। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर वो चीज़ जहाँ पर आस्था को ठेस लगी है, ठोकर मिली है, उसे हम दोबारा से आत्मनिर्भर तरीके से बुलंद करें, ताकि देश बुलंद हो और हमारा आत्मविश्वास बुलंद हो। तो क्या लगता है इस पे योगी जी और मोदी जी खरा उतरेंगे अच्छी तरह से? बिल्कुल उतरेंगे। हालांकि कोर्ट का मामला है। आज देखिए, एक चीज़ आप समझिए, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला हो, कोई भी चीज़ कानून के दायरे को छोड़कर नहीं की गई है जी। ये जो सरकार है, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार हो, ये कतई कानून के दायरे को छोड़कर अलग नहीं जाएगी। और इसलिए कानून के नज़रिए से देखते हुए, प्रॉपर लॉ के नज़रिए से जाते हुए हम ये कार्य करने वाले हैं। तो इसीलिए चाहे आप और अभी आप ओबीसी का मुद्दा देख लीजिए। जब आरक्षण, मराठा आरक्षण देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया, तो बाकायदा उसके लिए एक समिति बिठाई गई, उसका एम्पेरिकल डेटा निकाला गया। अब जब ये कार्य देवेंद्र जी ने किया और आज जब वो ओबीसी के आरक्षण के लिए ये काम नहीं हुआ, पिछले 2 साल से वो कह रहे हैं कि एम्पेरिकल डेटा निकालो, क्योंकि अदालत और कानून ये मांगेगा कि ट्रिपल टेस्ट हुआ है कि नहीं, 6 महीने में शिवराज जी ने किया कि नहीं, 6 महीने में एम्पेरिकल डेटा उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनका इंटेंट था कि ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए। वैसे ही चाहे आप किसी भी धार्मिक मुद्दे को देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद देख लीजिए, हर कानून के हर नज़रिए को फॉलो किया गया है। पूरे के पूरे प्रॉपर कानूनन तरीके से चलकर लॉ के मुताबिक आपका जो भी फैसला है वो आया है, जजेस बैठे हैं और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। प्रॉपर लीगल तरीके से ही आगे कोई भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल श्वेता जी, ज्ञानवापी का मैटर तो सॉल्व जल्दी होना चाहिए। और हम अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो अभी महाराष्ट्र में जो चल रहा है, इसमें आप एक महिला हैं, आप जान सकते हैं, केतकी चितले को एक कुछ भी मतलब एक कमेंट के ऊपर जो है आज बेल नहीं हो पा रहा है। और रवनीत राणा का आपने पिछले हफ्ते देखा आपने कि हनुमान चालीसा के ऊपर उनको राजद्रोह लगा दिया गया। तो क्या मानते हैं इस चीज़ को कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये सरकार की तरफ से, मतलब बोलने की भी आज़ादी ख़त्म हो रही है? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं आपको नवनीत राणा का विषय लेती हूँ जी। देखिए, हनुमान चालीसा पर हम दोनों पढ़ते हैं जी। एक 2 जो लाइनें हैं उसमें वो ये है, 2 चौपाई, एक चौपाई जो है वो ये है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अभी ऐसा है, ये जो भूत और पिशाच के साथ ही ये शिवसेना सरकार चला रहे हैं, तो जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये भूत और पिशाच भाग जाएंगे। तो इसीलिए हनुमान चालीसा ही इन्होंने छोड़ दिया है, व्याकुल हो जाएंगे इसीलिए इन्होंने हनुमान चालीसा ही छोड़ दिया है। और ये तय करके छोड़ तो दिया ही, जैसे उन्होंने संभाजी का मुद्दा छोड़ दिया, जैसे संभाजी नगर का मुद्दा छोड़ दिया, जैसे हिंदुत्व छोड़ दिया, वैसे ही हनुमान चालीसा, हनुमान जी, राम जी सब छोड़ दिए। लेकिन उसके ऊपर
ऊपर राजद्रोह लगा दिया जी। अब आप ये समझिए कि और वो भी राजद्रोह 5 घंटे बाद लगाया गया, जब इनको ये समझ में आया कि भाई नवनीत राणा जी ने तो गुनाह किया ही नहीं। हाँ। उन्होंने तो केवल मात्र कहा कि मैं शायद पढ़ूंगी, और बाद में उन्होंने वापस भी ले लिया। तो इनको लगा कि भाई यदि हम एक धारा लगाएंगे तो वो बेल ले लेंगी, तो इसीलिए उन्होंने फटाफट राजद्रोह का दूसरा धारा भी लगा दिया, और वो भी 5 घंटे बाद लगा दिया। अब देखिए आप केतकी चितले की बात, तो देखिए केतकी चितले एक कलाकार हैं, उन्होंने किसी और का लिखा हुआ अपने ट्विटर पे पोस्ट किया जी। देखिए हम इसका कोई समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि मेरी पार्टी तो समर्थन नहीं करती है। मैं महिला होकर किसी भी, देखिए हर बड़े लीडर का कोई ना कोई रोल महाराष्ट्र को बनाने में रहा है, और इसीलिए मेरे पिताजी ने तो कहा है कि भाई अपने हर बुजुर्ग को, हर व्यक्ति के अंदर भगवान होते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, और सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आप दूसरे को खुश रखिए, दूसरे का अपमान मत कीजिए, और इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी का अपमान कीजिए, लेकिन फिर भी बात ये है कि आपके पास जब पालघर साधु का किस्सा हुआ, तब आपको FIR लिखने के लिए 15 दिन लगे, जब तक ये बात उछल नहीं गई, और एक ट्वीट में के बाद आपने केतकी चितले पे 15 FIR कर दिए, वो भी पूरे राज्य में अलग अलग जगह पर परेशान करने के लिए। तो यही एक चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। और यदि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप को हम राजद्रोह लगा देंगे, लेकिन कोई नमाज रोड पे पड़ेगा तो हम उसको पढ़ने देंगे, यदि इफ्तारी रोड पे होगी तो हम वो करने देंगे, और तमाम इफ्तारी रोड पे हुई, तमाम जगह रोड पर नमाज पढ़े गए, तब किसी ने रोका नहीं। अगर आप लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हम आपको बंद कर देंगे, लेकिन अगर इल्लीगल कोई मस्जिद में भी लाउड स्पीकर लग रहा है तो हम एक दिन में उसको पास कर देंगे, लीगल कर देंगे। ये जो तुष्टीकरण का जो की जो सरकार है ना, ये हमेशा से ये कांग्रेस की भूमिका रही है, और इसीलिए जनता ने कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस की भूमिका है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये गधाधारी हिंदुत्व वाले लोग हैं, क्योंकि गधा क्या होता है, गधा को हमेशा ही अपने मालिक की बात सुननी होती है, जैसा मालिक कहता है वैसे गधे को करना पड़ता है। तो जब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो जितनी चीज़ें हैं ये या तो दिल्ली से आती हैं या इटली से आती हैं, क्योंकि आप वरना ऐसा क्यों करेंगे कि आप नमाज लोगों को पढ़ने देंगे, लेकिन आप हनुमान चालीसा यदि आप महाराष्ट्र में पढ़ते हैं तो आप के ऊपर राजद्रोह हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कलाकार हैं, आपने ट्वीट कर दिया और ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट कर दिया जो हमारी सरकार का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन हम सबका माई बाप है, तो हम आपके ऊपर 15 FIR करेंगे। लेकिन आप पालघर साधु हैं, आपको मार पीट के सरकार के सामने, पुलिस के सामने आपको मार दिया जाए, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये कहाँ की सरकार है? ये कैसी सरकार है? ये हमारी सरकार है क्या? ये आपकी सरकार है क्या? तो क्या इस मुद्दे को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? आप अभी तो क्यों नहीं जाएंगे? आप ये समझिए, देखिए क्या है, जनता किसी को माफ़ नहीं करती है, और जनता को हर मुद्दा याद रहता है। सिर्फ क्या है, आपको जनता को बार बार याद दिलाना पड़ता है, और ज़रूरी है कि हम ये बात बार बार याद दिलाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जनता के मन से, इतना मीडिया है, भूल जाती है। और इसीलिए मेरा आपसे भी दरख्वास्त है कि याद दिलाइए, क्या पालघर के साधुओं को न्याय मिला? नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। यदि आज संतों की भूमि महाराष्ट्र में अगर एक संत की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है, सारे लोग मिलकर कर देते हैं, उसके बाद भी यदि न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? और वो भी बाला साहेब ठाकरे की सरकार में अगर न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ सुनवाई होगी? तो जनता को कहीं ना कहीं तो ये बोलना पड़ेगा ना कि ये बाला साहेब ठाकरे की सरकार नहीं है, ये हिंदुत्ववादी सरकार नहीं है। और फिर आप खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, हमारा हिंदुत्व अलग है, और आप 10 तरीके के हिंदुत्व गिनवाते हैं। काहे का हिंदुत्व? काहे का गदाधारी तो दुर्योधन भी था। क्या किया? कौरवों की तरफ से लड़े। आप भी धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांधकर, कहीं ना कहीं देखिए, आप ये समझिए, यदि आप जनता हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप भी वो भीष्म पितामह बनने वाले हैं जो चुप रहे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। आज
महाराष्ट्र का चीरहरण हो रहा है। और यदि आप चुप रहे तो कहीं ना कहीं ये जो बाणों की शैया है वो हम सबको मिलने वाली है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जनता जागेगी, कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि जनता भीष्म पितामह नहीं है और ना बनेगी। थैंक यू श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चैनल में चर्चा की, कई बातों पर हमने बहस किए, बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शांति।